आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्याय पहला फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके हम मेन मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कृषि पद्धतियाँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कृषि कार्य करने में कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। पहली मुख्य बात है बता दें कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य घुमंतु था। घुमंतु का मतलब घूमता रहता था। वो भोजन खोजने के लिए कि कहाँ भोजन है, इधर उधर घूमता फिरता था। और पहले वह फसल नहीं उगाता था, वह जानवरों को खाता था। पक्षी जानवर आदियों का मांस वह खाता था, पकाकर या कच्चा ही। वह इधर उधर घूमना पड़ता था उसके लिए, भोजन तलाशने के लिए। फिर उसने फसल उगाना शुरू कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि पद्धति में फसलें उगाई जाती हैं। उसको पता चल गया कि फसलें कैसे उगाई जाती हैं। फिर इस टॉपिक में है 1.1 टॉपिक जो मुख्य बिंदु है कृषि पद्धतियाँ का पहला। फसल किसे कहते हैं? फसल क्या कहलाती है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। हमारे देश में विविध फसलें उगाई जाती हैं, पर मोटे तौर पर दो मानी जाती हैं। मुख्य दो मानी जाती हैं कि दो उगाई जाएंगी। पहली खरीफ फसल, दूसरी रबी फसल। पहली खरीफ फसल बारिश के मौसम में उगाई जाती है। इसका समय जून से सितंबर तक का है। खरीफ फसल का उदाहरण है सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि, जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है। दूसरी है रबी फसल। यह फसल शीत ऋतु में यानी सर्दी ऋतु में उगाई जाती है। इसका समय अक्टूबर से अप्रैल का है। अक्टूबर से अप्रैल तक उगाई जाती है। उदाहरण है गेहूँ, चना, अरहर की दाल, सरसों दालें, अलसी, मसूर की दाल आदि, और अन्य सब्जियां भी उगाई जाती हैं। धन्यवाद। पहला बिंदु समाप्त। अगले पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे। इस प्रकार समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो भी देखें। वेलकम इन साइंस 8th क्लास सेकंड क्लास। पहले वीडियो में हम विज्ञान के कक्षा 8 के अध्याय 1 का पहला बिंदु समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम अगले बिंदुओं को समझेंगे और करेंगे। जिन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। पहली है आधारित फसल पद्धतियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे 7 मुख्य बिंदु। मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण, ये 7 मुख्य बिंदु हैं। मिट्टी को तैयार करना पहला। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें की सफलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों को जड़ों को सरलता से लाभदायक है? क्यों है? क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी
ही पौधों को वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और फूला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं फूला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं फूला करने की क्रिया जुताई कहलाती है। कृपया इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। अब हम कृषि औजार के बारे में देखने वाले हैं कि कृषि में कौन कौन से औजार उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं औजार के बारे में। कृषि औजार अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य के प्रमुख औजार हैं। चलिए अब हम इन औजारों के बारे में एक के बाद एक पढ़ते हैं। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खोदने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी होती है जिसे फाल कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं फाल। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है इसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। हल शैफ्ट। दूसरा औजार है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अगला औजार है कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ट्रैक्टर द्वारा जुताई हो रही है। दूसरा मुख्य पॉइंट है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देता है। बुआई के लिए बीजों का चयन, इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भर लीजिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति से हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? बीज पानी में बैठ जाते हैं। वे हल्के हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3
नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों ही बचत होती है। ये जैसा आप चित्र में दिख रहे हैं सीड ड्रिल है। खाद एवं उर्वरक मिलाना ये अगला टॉपिक है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। यह पौधों के अपशिष्ट, गोबर आदि से बनाया जाता है। किसान इनके अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाल देते हैं। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं और खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सारंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। यह आप नोट कर लें। अब हम आगे के बिंदु अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक लिए गुड डे। इस प्रकार समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कक्षा 8 के बच्चों का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो हम विज्ञान के पहले पाठ के कुछ बिंदु समझ चुके हैं। इस वीडियो में उनके आगे का अध्ययन करेंगे। ये पहला बिंदु है मुख्य। अब इसमें पढ़ने वाले चौथा बिंदु वो है सिंचाई। जीवित रहने के लिए सिंचाई में हम पढ़ रहे हैं।
जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाती है। यह एक महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लें। यह आपके प्रश्नावली के प्रश्न 6 का भी उत्तर है। यह जरूर ही आप लिख लें या अपनी किताब में अंडरलाइन कर लें। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में विभिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहरें इत्यादि जल के स्रोत हैं। इसे नोट कर लें, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। सिंचाई की आधुनिक विधियां, ये मुख्य 2 विधियां हैं। पहली छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरी ड्रिप सिस्टम यानी ड्रिप तंत्र। ये दोनों ही उपयोग की जाती हैं। पहला छिड़काव तंत्र। हम इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पूर्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम से ही सिंचाई हो रही है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल पर्याप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। एक और सिंचाई की विधि है जो पारंपरिक है, जिसमें खेत में खुला पानी दिया जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह फोटो में दिख रहा है, खुला पानी ही जा रहा है मोटर पंप द्वारा। खरपतवार से सुरक्षा अगला 5वां जो बिंदु मुख्य है, जो हमें पढ़ना है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाना
खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यक अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। अगला जो मुख्य टॉपिक है, जो हमारा छठवां टॉपिक है, कटाई। जो है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लिया जाता है अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करने को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप होता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज को दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। कटाई के बारे में हम पूर्ण पढ़ चुके हैं। अब हम अगला बिंदु पढ़ेंगे। अगला जो हम पढ़ रहे हैं बिंदु, वह है भंडारण। जो कि 7वां टॉपिक है। भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे नमी की कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने में भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये साइलो हैं, बड़े बड़े टीन से बने हैं, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब हम भंडारण के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पौधों से हमारे लिए कृषि से कैसे भोजन मिलता है, अब हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे जंतुओं से भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है। समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हम अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में भोजन, आवास एवं देखभाल आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने में किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन में हम भैंस, बकरी आदि पालते हैं, जिससे हमारे लिए दूध प्राप्त होता है, जो कि खाने में उपयोग होता है, एवं मछली, मुर्गी
पालन भी होता है, जिसका हम अंडा और मांस खाते हैं। इस प्रकार हम पशुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। हमने पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन विज्ञान का पूर्ण समझ लिया है। अध्याय 2 की अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब अगली वीडियो में हम सभी सेकंड बच्चे समझेंगे। क्लिक कर जब अगला तक के लिए अध्याय गुड का डे अध्ययन भाई अवश्य करें। बच्चे। इसी प्रकार समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बच्चों को यह वीडियो शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है।